नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट इंग्लिश ऑफिशियल पे। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं आपके टीचिंग मेथड्स के वेरी इंपॉर्टेंट 11 क्वेश्चन जो कि आप लोगों के ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आरपीसी क्वेश्चंस हैं, यानी आरपीसी में पूछे गए 11 क्वेश्चंस का एक छोटा सा मैंने आप लोगों के लिए कंटेंट रखा है। इसी में फर्स्ट क्वेश्चन आपका इन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड मींस ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की एक कैरेक्टरिस्टिक एग्जामिनर ने पूछी थी एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ग्रामर इज टॉट इंडक्टिवली। इसमें एक बात आप अच्छे से देख लें, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में जो ग्रामर है वो इंडक्टिवली पढ़ाई जाती है। इंडक्टिवली का मीनिंग मैंने आप लोगों के लिए बिल्कुल क्लियर कर दिया है। इंडक्टिवली मीनिंग which is taught with the help of exercise and rules, माने जिसे एक्सरसाइज और रूल्स के माध्यम से पढ़ाया जाए। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की एक इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है ग्रामर इज टॉट इंडक्टिवली मींस ग्रामर इज टॉट विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज एंड रूल्स। वो करेंगे सेकंड क्वेश्चन। वन ऑफ द मेजर वीकनेस ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज, अब एग्जामिनर ने हमें ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की एक मेजर वीकनेस पूछी थी और वो वीकनेस है it provides a practically no chance for drill in the oral skills। माने यदि बात की जाए ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की एक मेजर वीकनेस की, तो इस मेजर वीकनेस का आपको निश्चित रूप से ही पता होना चाहिए और वो मेजर वीकनेस है इट प्रोवाइड्स प्रैक्टिकली नो चांस। माने यह प्रैक्टिकली माने व्यवहारिक रूप से किसी प्रकार का कोई चांस प्रोवाइड नहीं करवाती, किसके लिए? फॉर ड्रिल इन ओरल ओरल स्किल्स। माने आप ये कह सकते हैं कि जो स्पोकन का जो अगर बात की जाए स्पोकन सेक्टर की, तो स्पोकन सेक्टर में स्पोकन सेक्शन में ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कोई विशेष चांस प्रोवाइड नहीं करवाती है। यानी जैसे बिल्कुल क्लियर लिखा है इसमें, इट प्रोवाइड्स प्रैक्टिकली नो चांस, इट मींस इट डज नॉट प्रोवाइड फॉर ड्रिल इन द ओरल स्किल्स। यानी यदि बात की जाए स्पोकन स्किल की, तो स्पोकन स्किल में ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कोई विशेष चांस और विशेष अवसर प्रोवाइड नहीं करवाती है। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल ही सिंपल और बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड वन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो करेंगे थर्ड वन पे, डायरेक्ट मेथड एम्फेसाइजेस ऑन द। अब बात की जाए यदि डायरेक्ट मेथड की, डायरेक्ट मेथड एम्फेसाइज करते हैं, यानी डायरेक्ट मेथड में किस चीज पे एम्फेसाइज किया जाता है? डायरेक्ट मेथड एम्फेसाइजेस ऑन द oral language, speech practice and the use of new language। अब आप इसमें देखें ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में जो चीज डायरेक्ट मेथड जो चीज प्रोवाइड करवा रहा है वो सेक्शन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड प्रोवाइड नहीं करवाता। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन को आप अच्छे से कंपेयर कर लें। थर्ड क्वेश्चन में आप देखें डायरेक्ट मेथड एम्फेसाइजेस ऑन द, माने डायरेक्ट मेथड किस चीज पे एम्फेसाइज करेगा? ओरल लैंग्वेज पे। जबकि आप इसमें देख लें ओरल ओरल जो स्किल है उस पे एम्फेसाइज नहीं करता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड हमेशा फोकस किस पे करेगा? ग्रामर पे और ट्रांसलेशन पे। जबकि डायरेक्ट मेथड जो है वो किस पे फोकस करे? डायरेक्ट मेथड में एम्फेसाइज किया जाता है ओरल लैंग्वेज, माने आपकी जो जो स्पीकिंग पावर है और स्पीच प्रैक्टिस है और न्यू लैंग्वेज यूज ऑफ न्यू लैंग्वेज है, इस पे फोकस करता है डायरेक्ट मेथड। इन सभी क्वेश्चंस को आप लोगों को मैं एक छोटा सा सजेशन देना चाहूंगा। इन सभी जो भी हमारे मेथड्स हैं इनको अगर आप कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे, तो सभी क्वेश्चंस को आप कंपैरेटिवली अगर स्टडी करेंगे तो बिल्कुल ही आपका सारा मैटर क्लियर हो जाएगा। इनको रटे नहीं बल्कि इनको कंपैरेटिव स्टडी करने का प्रयास करें। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड को आप कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे तो वो दोनों ही पॉइंट आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। इसमें सेकंड और थर्ड को कंपेयर कर लें। वो करेंगे फोर्थ वन पे, डायरेक्ट मेथड डज नॉट एम्फेसाइज ऑन, माने डायरेक्ट मेथड किस पे एम्फेसाइज नहीं करता है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड से दोनों से बिल्कुल क्लियर है, डायरेक्ट मेथड डज नॉट एम्फेसाइज ऑन। यदि आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड ध्यान से पढ़ा है तो फोर्थ वन का आंसर आपके लिए बिल्कुल आसान है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं बार बार इन सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिकली अच्छे से कंपैरेटिव स्टडी करते हुए चलें। डायरेक्ट मेथड डज नॉट एम्फेसाइज ऑन, डायरेक्ट मेथड किस पे एम्फेसाइज नहीं करता? ग्रामर रिसाइटेशन। अब देखें इसमें ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड किस पे एम्फेसाइज करेगा? ग्रामर के रूल्स पे और ट्रांसलेशन पे। जबकि डायरेक्ट मेथड जो है वो एम्फेसाइज नहीं करता किसको? ग्रामर रिसाइटेशन को, माने ग्रामर को कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं देता डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड इंपॉर्टेंस देगा सीधा सीधा टारगेट लैंग्वेज को, यानी टारगेट लैंग्वेज की जो आपका जो स्पीच प्रैक्टिस है, जिस टारगेट लैंग्वेज की जो ओरल प्रैक्टिस है उस पे फोकस करता है डायरेक्ट मेथड।
जबकि डायरेक्ट मेथड किस पे फोकस नहीं करता, तो वहां पर ग्रामर रिसाइटेशन। यहाँ इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ यदि इनको ध्यान से पढ़ा तो यहाँ आपके एक क्वेश्चन पक्का 101% क्लियर हो गया है। वो करेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे। डायरेक्ट मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ये भी बड़ा सिंपल और छोटा सा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा और छोटा सा क्वेश्चन है। डायरेक्ट मेथड को किस मेथड से जाना जाता है? डायरेक्ट मेथड इज आल्सो कॉल्ड एज नेचुरल मेथड। वो करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। द मेन शॉर्टकमिंग ऑफ द डायरेक्ट मेथड इज, माने सबसे मेजर और यू कैन से मेजर शॉर्टकमिंग, शॉर्टकमिंग का मतलब है वीकनेस माने कमी। जो मेन और मेजर शॉर्टकमिंग, जो मेन वीकनेस है किसकी? डायरेक्ट मेथड की। तो डायरेक्ट मेथड की मेजर जो वीकनेस है वो है, आंसर देखें आप इसमें, the learner is overexposed to the complexities of the target language। माने डायरेक्ट मेथड में जो लर्नर है वो ओवर अपने आप को ओवर एक्सपोज्ड फील करने लगता है, माने अपने आप के माइंड पे एक तरह का बर्डन फील करने लगता है। किस चीज का? टू द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द टारगेट लैंग्वेज। माने टारगेट लैंग्वेज की जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज है, माने टारगेट लैंग्वेज की जो भी जटिलताएं हैं, उन कॉम्प्लेक्सिटीज को, उन जटिलताओं को लर्नर जो है वो अपने माइंड पे क्या करने लग जाता है? ओवर एक्सपोज्ड, माने लर्नर अपने माइंड पे एक तरह का बर्डन फील करने लग जाता है। किस वजह से? टारगेट लैंग्वेज की कॉम्प्लेक्सिटीज में। और ये सबसे बड़ी आप कह सकते हो मेजर शॉर्टकमिंग और मेजर वीकनेस है किसकी? डायरेक्ट मेथड की। तो इसको भी आप अच्छे से कर लें, बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। द स्ट्रक्चरल अप्रोच एम्फेसाइजेस ऑन द, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें टाइटल से ही बिल्कुल क्लियर हो रहा है। तो स्ट्रक्चरल अप्रोच है, यदि बात की जाए स्ट्रक्चरल अप्रोच की, तो स्ट्रक्चरल अप्रोच किस पे एम्फेसाइज करेगा? स्ट्रक्चरल अप्रोच एम्फेसाइज करेगा किस पे? एसेंशियल स्ट्रक्चर्स पे एंड वोकेबलरी पे। यानी एग्जामिनर आपको पूछे एग्जाम में स्ट्रक्चरल अप्रोच किस पे एम्फेसाइज करेगा, एक ऑप्शन आपके पास स्ट्रक्चर पे, एक ऑप्शन है वोकैब पे, एक ऑप्शन है बोथ ऑफ देम, बोथ ए एंड बी। तो इसमें आप अच्छे से देख लें स्ट्रक्चरल अप्रोच, जैसे कि बिल्कुल टाइटल से ही क्लियर है। स्ट्रक्चरल अप्रोच जो है वो एम्फेसाइज करेगा नॉट ओनली ऑन स्ट्रक्चर्स बट आल्सो वोकैब, और यू कैन से नॉट ओनली ऑन स्ट्रक्चर्स बट वोकैबुलरी आल्सो। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 भी बिल्कुल क्लियर है। और क्वेश्चन नंबर 7 के बीच में आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी मेथड्स आपके, उनके जो भी टाइटल्स हैं, उन टाइटल से भी एक एक क्वेश्चन बनता है। तो सभी टाइटल्स भी अपने आप में एक क्वेश्चन है, तो उनको भी आप अच्छे से देख लें। जैसे कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है वो ग्रामर और ट्रांसलेशन फोकस करेगा। डायरेक्ट मेथड है वो सीधा सीधा टारगेट लैंग्वेज पे फोकस करेगा। और जैसे आपका स्ट्रक्चरल अप्रोच है वो स्ट्रक्चरल अप्रोच करेगा किस पे? स्ट्रक्चर और वोकेबलरी पे। तो इस प्रकार से जो टाइटल्स हैं वो भी अपने अपने क्वेश्चन है, तो इनको भी आप अच्छे से देख लें। वो करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे, द ऑडियो लिंगुअल मेथड। अब इसमें देख लें आप, टाइटल से क्लियर है क्वेश्चन, ऑडियो लिंगुअल मेथड। द ऑडियोलिंगुअल मेथड फॉरबिड्स द यूज ऑफ, माने ऑडियोलिंगुअल मेथड है वो किस चीज के यूज को फॉरबिड करता है? फॉरबिड करता है मतलब मना करता है। यानी ऑडियोलिंगुअल मेथड किस लैंग्वेज के यूज को मना करता है? और वह आंसर होगा आपका द स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज, माने विद्यार्थी की जो नेटिव लैंग्वेज है, जो मातृभाषा है, जो स्थानीय भाषा है, उसके यूज को फॉरबिड करता है ऑडियोलिंगुअल मेथड। वो करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। द टर्म कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको अच्छे से आप क्लियर कर लें। द टर्म कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस वाज कॉइन्ड बाय, माने कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस नाम से जो टर्म है वो किसके द्वारा कॉइन की गई? और उसका आंसर होगा आपके सामने है डेल हाइम्स। मींस डेल हाइम्स, डेल हाइम्स कॉइन्ड द टर्म है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आरपीएससी में एक बार आया भी हुआ है। इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लेना। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस किसके द्वारा कॉइन की गई? आंसर आपका बाय डेल हाइम्स। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। इन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग मीनिंग इज, माने कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग की यदि ये बात की जाए, माने कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग का संबंध है किससे? हमारी कम्युनिकेटिव स्किल्स से। माने हम जो भी चीज, जो भी हमारी जो थॉट्स है उसको कम्युनिकेट करें, उन कम्युनिकेशन, उन थॉट्स को कम्युनिकेट करने के लिए उन किस किस प्रकार की इम्प्रूवमेंट हम व्यक्ति के या स्टूडेंट के माइंड में होने चाहिए, ये सब डिस्क्राइब करता है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। और ये जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है इसमें मीनिंग जो है, मीनिंग मीन्स आप कह सकते हैं अर्थ, इसकी भूमिका कैसे रहेगी? आप कह सकते हैं पैरामाउंट और वाइटल, और यू कैन से वेरी इंपॉर्टेंट, माने यू कैन से इन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग मीनिंग
plays its role as an paramount or as a paramount or vital or a very important point। माने कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में मीनिंग पे पूरा पूरा फोकस किया जाएगा। माने जो भी स्पीकर जिस लैंग्वेज में अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर रहा है, तो उन थॉट्स का मीनिंग सामने वाले व्यक्ति को समझ में आना चाहिए। और कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में मीनिंग अपने आप में एक पैरामाउंट और एक वाइटल और यू कैन से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये भी क्वेश्चन आरपीसी में पूछा हुआ है, इसको भी आप अच्छे से ध्यान रखना और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे एंड द लास्ट वन। पोइट्री मस्ट बी टॉट फॉर द सेक ऑफ। माने पोइट्री मस्ट बी टॉट, पोइट्री पढ़ाई जानी चाहिए। बहुत बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। पोइट्री किस चीज की सुरक्षा के लिए, किस चीज की सेक के लिए पढ़ाई जानी चाहिए? और इसमें आंसर है म्यूजिक। पोइट्री इज टॉट फॉर द सेक ऑफ म्यूजिक। तो इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट 11 क्वेश्चंस थे। और इसी आशा और उम्मीद में मैं सभी सेशन आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ कि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिले। और इस प्रकार से आज के सेशन में भी आपके 11 क्वेश्चंस। अब साथियों मैं आप एक को आपका ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 मिनट लूंगा और मैं बता दूं आपको कि मैं कल आपका मीन से आज ही आपका एक और सेशन जो भी 10 क्वेश्चंस का होगा वो टीचिंग मेथड का अपलोड करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार से हमारे टीचिंग मेथड के 15, 10 और 10, तो इस प्रकार से 35 क्वेश्चंस का सेशन हो जाएगा मेथड का। और आपके जो पूरा पूरा कोशिश करूंगा कि आज ही आप लोगों के लिए मैं रात तक किसी भी स्थिति में 7 और 8 ओ क्लॉक तक आपके 15 क्वेश्चंस का एक सेशन मूवमेंट्स का भी अपलोड कर दूं, इसका पूरा प्रयास करूंगा। और बाय द वे अगर 1% में आज मूवमेंट का सेशन अपलोड नहीं हो सका, फिर कल मॉर्निंग में एनी हाउ एट एनी कॉस्ट किसी भी स्थिति में मूवमेंट के 15 क्वेश्चंस का छोटा सेशन मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। और टारगेट यही हमारा कि मूवमेंट का भी मैं 30 क्वेश्चंस का एक सेशन आप लोगों के लिए अपलोड कर दूं। थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होने की वजह से आप लोगों के लिए संडे का मैंने कहा था आपको कि मूवमेंट का सेशन अपलोड करूंगा, बट थोड़ा बिजी शेड्यूल होने की वजह से मैं कर नहीं पाया। बट कोशिश पूरी पूरी रहेगी कि आपको मंडे को इवनिंग तक एक सेशन मूवमेंट का अपलोड कर दूंगा और पॉजिटिवली फिर इसके बाद ट्यूसडे को एक सेशन और अपलोड कर दूंगा। यानी 30 क्वेश्चन आप लोगों के लिए मूवमेंट के वेरी इंपॉर्टेंट सेशन ही लेकर आऊंगा। और आप लोगों की जितना भी रिमेनिंग टाइम है, वैसे तो टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा आप लोगों के पास, इस पूरे टाइम में फोकस करें। और लास्ट में आपके एग्जाम से जस्ट 2 डेज बिफोर 2 डेज में आप लोगों के लिए सिर्फ 5 मिनट का एक सेशन लेकर आऊंगा, जिसमें आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ कि पेपर में आप लोगों को किस किस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। तो वो सेशन जरूर देखना आप लोग एग्जाम के ठीक 2 दिन पर लेकर आऊंगा साथियों। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत।